मैं नितेश निराला आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 9th विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्यारे बच्चों, हमने भी ठान लिया है कि तुम्हें क्लास 10th के अंदर टॉपर बनाएंगे और उस क्लास 10th में टॉपर बनने के लिए तुम्हें क्लास 9th से ही पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। और आप लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने शुरू करवा दिया मेरे लाल। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने पहला चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति, हमने दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद का वन शॉट आपको दे दिया है, जो कि यूपी बोर्ड में कोई नहीं प्रोवाइड करता। कक्षा 9 के बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता, लेकिन हम विद्याकुल आप लोग के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि 10th में टॉपर बनने के लिए तुम्हें 9th से ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, उसी क्रम में आज मैं आप लोग के सामने चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इस चैप्टर को लेकर के आया हूं। एक झटके में उड़ा देंगे। आज आप लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना। पहला चैप्टर में सर जी 3 घंटे से ऊपर मेहनत करवा दिए। दूसरे चैप्टर में बहुपद के अंदर भी सर जी आपने करीब 3 घंटे से भी ज्यादा, 3 घंटे लमसम मेहनत करवा दिया। अब सर जी थोड़ा सा छोटा चैप्टर लेके आओ। ले मुन्ना, आपके सामने लेकर के आ गया हूं निर्देशांक ज्यामिति, जो नाम में बहुत बड़ा दिखता है लेकिन इसका काम बहुत छोटा है। यानी कि 1 घंटे के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, 1 से 1.5 घंटे इसके अंदर ही खत्म करूंगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैक्सिमम कहता हूं 1 घंटे 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि सारे चैप्टर्स का वन शॉट ऐसे ही आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। और हाँ, अगर आप लोग क्लास 10th में जाना है तो क्लास 10th के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो, यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को मजेदार तरीके से। वीडियो पसंद आए तो बाद में लाइक करना, अभी मत लाइक करना। ठीक है ना, मजा आए तो लाइक कर देना यार। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैप्टर को, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी क्लास 9th का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का योगदान क्लास 10th के अंदर भी है। जहां पर आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे निर्देशांक ज्यामिति को, आप वहां पर जो चीजें हैं उन चीजों को सीखने के लिए तुम्हें क्लास 9th के इस निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक चीजों को आना बहुत जरूरी है। तो हमारा काम है कि सबसे पहले बेसिक को पढ़ेंगे, तभी तो क्लास 10th में झंडा गाड़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं फटाफट कि आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो कहते हैं आपके सामने एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, और किस्मत भी रूठे पर ये हिम्मत ना टूटे। क्या? किस्मत भी रूठे पर ये हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इरादे मजबूत होने चाहिए, नेक होने चाहिए, हम मिल करके इस जंग को जीतेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक्स जितने भी हैं वो आपको दिख रहे हैं। एक तो हमें जानना है इस चैप्टर के अंदर कि आखिर ये बिंदु क्या होता है। बिंदु के बारे में जानेंगे। सर बिंदु क्या है? अरे बिंदी, बिंदी जानते हो, बिंदु बिंदी एक ही जैसा है। क्रमित युग्म क्या होता है, इसको जानेंगे। और फिर कार्तीय तल के बारे में जानेंगे, जिससे रिलेटेड हमारी पहली प्रश्नावली है 3.1। ओके, उसके बाद हम बिंदु के निर्देशांक को जानेंगे, जिससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन 3.2 के अंदर है। और फिर हम चतुर्थांश क्या होता है और उसके चिन्ह पर पार्टी, कहां पे प्लस होता है, कहां पे प्लस माइनस होता है, कहां माइनस माइनस होता है, कहां माइनस प्लस होता है, इन सबको जानेंगे इस एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। तो इस एक्सरसाइज 3.3 को करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, 3.2 को करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, 3.1 करने से पहले इसको जानेंगे। तो एक एक करके हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, रेडी हो? ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप लोग बेहतरीन तरीके से देख सकते हो कि अगर आप लोग क्लास 11th में आपके भाई बहन हैं, तो मेरे भाई क्लास 11th के भाई बहन को भी आप बता सकते हो। वैसे तो आप 9th में हो, लेकिन हो सकता है आपके घर में ही कोई 11th में हो, भाई बहन हो, है ना, कोई पड़ोस में कोई हो, तो उनको भी बेस्ट स्टडी के लिए क्लास 11th के चैनल को जरूर बता दो। जिस तरह से आपको क्लास 9th की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है ना, कोई नहीं प्रोवाइड करता, वैसे ही क्लास 11th की वीडियोस भी हमारे सीनियर टीम के टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कोई नहीं प्रोवाइड करता। भाई 10th और 12th को हर कोई पढ़ाता है, लेकिन 9th और 11th वालों को कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन हम पढ़ाते हैं, विद्याकुल पढ़ाता है। ठीक है, तो इस चैनल को बता देना, चैनल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल। जैसे तुम्हारा यूपी बोर्ड क्लास 9th विद्याकुल, वैसे इनका यूपी बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल। तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलो आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो हमारी भी थोड़ा बहुत शॉर्ट्स पड़ी हैं। ये देखो, हम ही है ना, ये हम ही है ना, तो इनको भी देख लेना। चलिए, तो आइए एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है, आप देख सकते हो मेरे भाई, पहला पॉइंट बाबू क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि आखिर ये बिंदु क्या होता है। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु। तो मेरे भाई यहां पर देखो क्या लिखा है कि एक बिंदु को किसी भी स्थान में
एक स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे कुछ इस साइन के साथ जो है दर्शाया जाता है, जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है ना कोई ऊंचाई होती है, आकृति या माप इसका कुछ भी नहीं होता। मतलब बिंदु जो होता है उसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, ना तो मोटाई होती है, कुछ भी नहीं होता। बस जो पॉइंट होता है वो किसी के सिचुएशन को बताता है, किसी एक पॉइंट को डिनोट करता है कि यहां पर कोई चीज है। जैसा इस पूरे बोर्ड के अंदर मैंने से पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट सिर्फ बताता है पोजीशन को, किसी भी चीज की पोजीशन को बताता है कि यहां पर तुम्हारी मौसी है। तो इसकी ना तो कोई मोटाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, कुछ नहीं होता, ना लंबाई होती। इसलिए जो हमारा बिंदु होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, किसी पोजीशन को बताता है। ओके ओके, अब देखिए यहां पर एक आपके सामने आ रहा है एक पॉइंट और, जिसके बारे में हमें जानना है, डिस्कस करना है। क्रमित युग्म क्या होता है मेरे भाई? इस क्रमित युग्म के बारे में जानेंगे कि जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर क्या होता है सर जी? ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है कि इस तरह से ब्रैकेट के अंदर, कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर इस तरह से दो नंबर को कामा के थ्रू लिख दिया जाता है, इसी को बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है कि एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर को कामा लगा के लिख दो, जैसे यहां पर लिखे हैं। अब इसके अंदर दो अवयव होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ दो ही होंगे, तीन भी होते हैं लेकिन तुम्हें क्लास अब जो है कि 11th के अंदर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, वहां पर अभी नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखोगे ध्यान से, तो यहां पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है दो यहां पर अवयव हैं, यहां भी दो अवयव हैं, यहां पर भी दो अवयव हैं। जो पहला अवयव होता है उसको प्रथम अवयव कहते हैं, जैसे यहां पे 6 है तो 6 लिया। बाद वाला जो अवयव होता है उसको द्वितीय अवयव कहते हैं, जैसे कि यहां पे 3 लिख दिया गया, ठीक है ना। कहने का मतलब कि इसके अंदर दो अवयव आएंगे, जैसे मैं यहां पे -5, 2 लिख दिया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा प्रथम अवयव है, इसको हम बोलेंगे द्वितीय अवयव, ठीक है ना। और जो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना, इसी को बोलते हैं निर्देशांक बिंदु। क्या बोलेंगे इसी को बाबू बोलते हैं निर्देशांक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक बिंदु। सर जी अभी तो निर्देशांक बताए नहीं हो, बिंदु तो पता है लेकिन निर्देशांक बिंदु क्या हो गया? तो मेरे भाई जब इस तरह से एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर को कामा लगा के लिख देते हैं तो इसी को निर्देशांक बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें ये पहले वाले को एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष से बिलोंग करेगा, और जो बाद वाला होता है वो वाई अक्ष से बिलोंग करता है। अब ये थोड़ा बहुत तो आपको पता है ना, क्योंकि छोटी क्लास के अंदर भी आपने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा होता है, राइट। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यानी इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जब नंबर लिख देते हैं उसको निर्देशांक बिंदु बोलते हैं। पहले वाले को एक्स अक्ष से डिनोट करते हैं, बाद वाला वाई अक्ष को बताता है, ठीक है ना। सर जी अभी कुछ समझ नहीं है क्योंकि हमें निर्देशांक नहीं समझ आया। आ बेटा तुमको निर्देशांक बताता हूं, ठीक है ना। आओ निर्देशांक जानते हैं। तो देखो निर्देशांक जानने से पहले हम कार्तीय तल को जानेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। मेरे भाई चतुर्थांश होता क्या है? यानी कि जब दो हमारे पास कोई दो लाइन एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं। आप देख सकते हो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक दूसरे को 90 अंश पर काट रही है। बाबू यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 अंश का। तो जब दो लाइन एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं तो उससे हमारे पास 4 चतुर्थांश बनते हैं। 4 इस तरह से खंड बन जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या होते हैं? इन्हीं को चतुर्थांश बोलते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो उस तरह से जो बनता है तल उसे हम कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है ना। अब कार्तीय तल के अंदर बाबू आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक इस तरह से लाइन पड़ी होती है, ये जो लाइन ऐसे पड़ी होती है ना, इसका नाम दिया जाता है, एक तरफ एक्स लेते हैं और एक तरफ एक्स डैश लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो लाइन ऐसे होती है इसको एक तरफ वाई लेते हैं और एक तरफ वाई डैश लेते हैं, डन। अब ये लाइन चूंकि पड़ी है तो जो लाइन पड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इस लाइन को? क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज अक्ष। जैसे पड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। कौन सा अक्ष हो गया? क्षैतिज अक्ष, ठीक है ना। और जो ऐसे खड़ी होती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई। तो जो लाइन ऐसे पड़ी होती है उसको क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इसको ऐसे वर्टिकल बोलते हैं, डन। अब मेरे भाई जो क्षैतिज अक्ष होता है ना, ये एक्स के फॉर्म में है। आपको देख के भी समझ में आ रहा है कि एक्स के फॉर्म में है, इसलिए इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? एक्स अक्ष, ठीक है। और ये वाई के फॉर्म में होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसलिए हमारे भाई जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसी को हम वाई अक्ष बोलते हैं, और जो हमारा क्षैतिज अक्ष होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं। समझ में आ गया ना? इजी है ना चीजें? जल्दी से बता दो, इज इट क्लियर और नॉट? ओके। अब मेरे भाई तुमने छोटी क्लासेज के अंदर सीखा है कि यहां पर हमारा ओरिजिन होता है। ये तो पता ना कि यहां पर हमारा बाबू ओरिजिन होता है,
कहां पर ओरिजिन होता है, जरा ध्यान देखना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर ओरिजिन होता है जिसको हम ओ कहते हैं। ओरिजिन के इधर जाते हैं तो धनात्मक संख्या है, इधर ऋणात्मक। याद है ना, तुम्हें पूर्णांक सिखाया था, उसके अंदर अगर हम इधर जाएंगे धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। अगर हम इधर जाते हैं तो हम लिखते हैं कि ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ऐसे ऐसे करते लिखते चले जाते हैं। अगर इधर आएंगे तो लिखेंगे कि -1 है, ये कहेंगे -2 है, ये कहेंगे -3 है, ऐसे ऐसे। अगर ऊपर जाएंगे तो कहेंगे ये +1 है, ये +2 है ना, और ये +3 है, ऐसे ही चलता रहता हुआ इनफाइनाइट तक। नीचे आओगे तो माइनस में, तो -1 है, ये -2 है, ये -3 है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम अक्ष को बताते हैं। डन, ओके। अब मैंने अभी बताया आप लोग को कि जो हमारे पास ये अक्ष होते हैं वो 4 भागों में बंट जाता है। कार्तीय तल हमारा कितने भागों में बंट जाता है? 4 भागों में बंट जाता है। तो जो पहला भाग होता है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये कैसा प्रथम चतुर्थांश कहेंगे इसको। ओके, ये कौन सा है? तो ये मेरे भाई द्वितीय चतुर्थांश कहा जाएगा इसको। ये कौन सा? द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश? तृतीय। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इसको बोलते हैं, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, ओके, डन। अब मेरे भाई ध्यान देखना, अभी मैं आपको निर्देशांक के बारे में बताया हूं। निर्देशांक, अब चिन्ह को समझना कि आखिर चिन्ह क्या होता है। अगर हम कोई भी बिंदु लिखते हैं, कोई भी बिंदु, तो उसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास कोई बिंदु लिखा जाता है, बिंदु को अभी मैं जस्ट पीछे बताया हूं कि कोई भी बिंदु लिखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, देन वाई अक्ष लिखते हैं। बताया था ना, एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब मेरे भाई दूसरी बात ध्यान रखना कि जो एक्स अक्ष होता है इसी का दूसरा नाम भुज होता है, इसी को हम भुज भी कहते हैं। ओके, और ये जो बाद वाला होता है बेटा, इसी को हम कोटि कहते हैं। ठीक है ना, इसको कोटि बोलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स अक्ष है ये हमारा भुज का काम करेगा, ये हमारा भुज होता है। ओके, और ये वाई अक्ष होता है, ये हमारा कोटि होता है। ये सब बातें आप लोग जानते रहना। ओके, जानते भी होंगे, कोई नई चीज नहीं है। डन, अभी तक जितनी चीजें बताएं समझ में आ गया ना। इस अक्ष को हम एक्स अक्ष बोलते हैं, इसी को जो है क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं, इसी को भुज बोलते हैं। ये वाले अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं, इसी को वाई अक्ष बोलते हैं, इसी को कोटि बोलते हैं। डन। अब हमारे पास ये निर्देशांक में पहले वाले को प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ। ओके, डन। अब मेरे भाई इसके पॉइंट्स के बाद इसके निर्देशांक के जो पॉइंट होते हैं उनको भी याद रखना है, मतलब चिन्ह को। मेरे भाई हमेशा याद रखना कि दुनिया में जो भी पॉइंट बनेगा उसमें पहले हम भुज को लिखते हैं, फिर कोटि को लिखते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो पहले हम भुज का साइन लगाएंगे, फिर कोटि का। तो भुज हमारे पास है प्लस में, तो प्लस का साइन। कोटि हमारा प्लस में है, इसलिए प्लस में। अगर हमारे पास दोनों पॉइंट्स प्लस में होंगे तो उसको किस चतुर्थांश में बोला जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, आओ इसमें अगर द्वितीय चतुर्थांश में है तो पहले हम एक्स अक्ष ही लिखते हैं। देखो यही बताना हूं बार बार कि एक्स अक्ष को पहले लिखा जाता है। तो एक्स अक्ष हमारा किस में है? तो एक्स अक्ष माइनस में, तो माइनस में। और फिर वाई अक्ष, वाई अक्ष किस में है? प्लस में, तो ये प्लस में। अगर पहला माइनस में हो जाए, बाद वाला प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, थर्ड तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं। पहले एक्स अक्ष लिखते हैं ना, यहां से देखना हमेशा एक्स अक्ष को ही पहले लिखा जाएगा। तो एक्स अक्ष हमारा किस में है? माइनस में। और फिर वाई अक्ष, वाई भी माइनस में। ओहो हो, जब दोनों ही माइनस में हो जाए तो उसको बोलेंगे कि वो तृतीय चतुर्थांश में है। चतुर्थ में आते हैं। चतुर्थ में पहले एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष बोलो क्या है? एक्स अक्ष ये वाला है जो कि धन में है सारे नंबर, इसलिए धन में। और वाई अक्ष किस में है? ऋण में, इसलिए माइनस। तो अगर पहले प्लस हो फिर माइनस हो तो उसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश में है। चेक कर लो, समझ में आ गया मेरे भाई? इज इट क्लियर और नॉट? एक बार फटाफट बता दो कितने लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आई। तो आपके सामने इस तरह से अगर निर्देशांक पूछ लिया जाए कि बताइए ये पॉइंट हमारा किस निर्देशांक में होगा, किस अक्ष में होगा, तो आप बड़े आसानी से इस चीज को बता सकते हो। इसको जो छोटा करके ऊपर कर दूं और मैं आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स करवा देता हूं। ठीक है ना, यहां पर मैं 1-2 एग्जाम्पल लेता हूं तो आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगे। चलो मुझे बताओ, पहला पॉइंट मुझे ये बता दो कि -3,4 किस पॉइंट में होगा? बी नंबर। -2, -1 किस में होगा? और सी नंबर बता दो 4,3 किस क्वाड्रेंट में होगा? चलो बताओ फटाफट। तो तुम कहोगे सर जी तो बहुत इजी है, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, तो पहले माइनस फिर प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। मैं पूछता हूं दोनों ही माइनस में हो गए, जब दोनों माइनस में है तो किस में? तृतीय चतुर्थांश में। बड़ी आसानी से बता लोगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। अगर मैं पूछूं कि दोनों ही प्लस में है तो, दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में, यानी ये हो जाएगा हमारा प्रथम चतुर्थांश में। चेक कर ले यार, इतना इजी है, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलूं आगे।
क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? बहुत इजी है यार, घबराना मत, घबराना बस मत, ठीक है ना। चीजें समझ में आ गई ना, एक बार रिवीजन कर लेना, नहीं समझ में आए तो चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल मत घबराना। मैंने इतने पार्ट्स को बहुत खींच के 14 से 15 मिनट में समझाया होगा, आप इसको फिर से एक बार देख लेना 10 मिनट के अंदर। ओके चलो अब आते हैं आगे। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। अभी तक तो हमने सिर्फ निर्देशांक के बारे में जाना, कैसे क्या होता है, थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति को जान लेते हैं कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कह रहा है कि इस ज्यामिति में बिंदु की स्थिति विशेष संख्याओं जिन्हें निर्देशांक कहते हैं द्वारा निरूपित किया जाता है। कोई भी संख्या के द्वारा निरूपित करते हैं, 3, 4, 4, 2 ऐसे। फिर कहता है उनमें से विभिन्न आकृतियों, चाहे वो रेखा हो चाहे वक्र, इतने को बीजीय संख्याओं के द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर कहता है इस प्रकार ज्यामिति की यह शाखा रेखा गणित की, देखो ध्यान से यहां पर समझना है, रेखा गणित की मेरे भाई क्या है, रेखा गणित के बीजगणित के समृद्ध के रूप में विकसित हुई। समृद्ध संख्या तुम्हें क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। अतः इन निर्देशांकों का प्रयोग के कारण गणित की शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहा गया। क्यों? क्योंकि हमने इसमें रेखा गणित और बीजगणित के बारे में पढ़ाई किया है, इस वजह से। और इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति एक गणित की महत्वपूर्ण शाखा बन गई, ठीक है ना। गणित की एक, देखो निर्देशांक ज्यामिति बाबू गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है, इस बात को ध्यान रखना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसको खोजा किसने था तो ध्यान से देखना, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था रेने देकार्ते, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कोई पूछे कि बताइए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में किसने बताया, तो रेने देकार्ते नाम था उनका। कहां के थे तो भैया फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ओके क्लियर है निर्देशांक के बारे में। निर्देशांक क्या होता है, जब हम दो बिंदुओं को एक साथ कामा करके किसी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तब। ओके चल आगे आते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा फोटो भी देख लो, ये गणितज्ञ रेने देकार्ते जी हैं, इनको नमन करो। इन्हीं की वजह से आज तुम्हें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने को मिल रहा है। निर्देशांक ज्यामिति ना होती तो हम किसी भी बिंदु की स्थिति को बता ही नहीं पाते कि वो बिंदु कहां पे है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। ओके चलो अब देखिए इनके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़ लेना कि आखिर ये कौन थे, कहां से आए थे, कैसे इन्होंने इसके बारे में हल ढूंढा, ये सारा चीज पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज बताऊंगा। इन्होंने देखो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी है कि वह अपने बिस्तर पे लेटे लेटे, देखो यहाँ पर वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे जो है आराम कर रहे थे, और उसी में उन्होंने तल की स्थिति के बारे में बता दिया। सो रहे थे, बताओ आदमी कहते हैं आराम कर रहा हो, कोई काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, यहाँ देखो लेटे लेटे इन्होंने खोज कर दी निर्देशांक ज्यामिति की। क्या बात है, मजा आ गया। आओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो निर्देशांक तल के बारे में मैंने बता ही दिया कि निर्देशांक तल क्या है, कुछ इस तरह से, जिसमें मैंने आप लोग को ये बताया कि हमारा ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, जिसके इधर अगर हम जानते हैं तो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, और इधर आते हैं तो सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। ऐसे अगर हम ऊपर जाएंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, और अगर बाबू नीचे आते हैं तो सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। पता है ना सारी चीज। इस अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, इस अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और इस अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। ये आप सब कुछ आपको पता है, ठीक है ना, पता है ना, पीछे बताया हूं ना भाई। अगर हम बात करें इसमें साइन की, तो इसमें हमारे पास दोनों नंबर क्या होते हैं, इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हम पहले प्लस लिखते हैं फिर माइनस प्लस, इसमें भी पहले प्लस और फिर इसमें, तो ये हमारा सॉरी इधर माइनस में होता है, तो माइनस और प्लस। अगर हम इसमें बात करें तो पहले माइनस फिर प्लस, सॉरी माइनस, तो दोनों माइनस में है तो थर्ड में। अगर हम बात करें इसमें पहले प्लस लिखते हैं और फिर माइनस होता है, तो प्लस और माइनस है तो फोर्थ चतुर्थांश में। ये सारी चीज आपको पता है, डन, किसी कोई दिक्कत। और यहां पर उसने बता भी दिया कि हम किसी भी पॉइंट की स्थिति को बताने के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं, यानी पी कोई पॉइंट होगा। लेट से अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कोई पॉइंट मुझे चाहिए, मान लो कुछ भी पॉइंट को चाहिए, लेट से मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट के लिए मैं इधर से एक्स अक्ष को देखूंगा कितनी दूरी पर है, और इधर वाई अक्ष से देखूंगा कितनी दूरी पर है। लेट से अगर मैं कह दूं एक है ये 2 है, और इधर भी कह दूं मैं एक है ये और ये 2 है, तो बेसिकली हम कहेंगे कि वो एक्स अक्ष पर 2 की दूरी पर है, और वाई पे कितनी दूरी पर है, 2 पे भी 2 पे है, मतलब 2 दूरी पर है, यानी कि दोनों माइनस में होते हैं इसलिए माइनस लगा देंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए अभी तुमको बताऊंगा कि निर्देशांक ज्यामिति को हम निर्देशांक तल पर कैसे देखते हैं। तल क्लियर है। चल अब आते हैं आगे। अब मेरे भाई आगे बढ़ेंगे और चीजों को और अच्छे से सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की स्थिति को बता रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक कोई बालक है या कोई भी चीज है, ये पता नहीं क्या है, ये छिपकली है क्या, मेढक है, जो भी हो, ये यहाँ पर कोई बॉल है, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे बताना है कि स्थिति को कैसे बताएंगे। तो मैंने क्या कहा कि पहले हम एक्स अक्ष को बताते हैं। तो मेरे भाई तुम ध्यान से देखोगे बाबू, इसमें ध्यान से देखोगे तो पहले एक्स अक्ष को देखेंगे ना, तो एक्स अक्ष ये है, और फिर ये इधर देखेंगे तो ये वाई अक्ष है। चेक करना मेरे भाई ध्यान से, पहले हम एक्स अक्ष को ही लिखते हैं। अभी मैं पीछे भी तुमको बताया हूं, पहले हम एक्स अक्ष को देखते हैं, तो एक्स में कितनी दूरी गया, तो एक्स में देखो माइनस का 2 दूरी गया,
तो x की दूरी माइनस का 2 हो गई। और फिर y में कितना गया, तो y में 4 गया, तो ये 4 हो जाएगी, यानी -2, 4 इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। और देख सकते हो पहले माइनस फिर प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश में, और देख भी पा रहे हो चित्र के मदद से भी कि द्वितीय चतुर्थांश में है। इस तरह से हम किसी भी बिंदु को इस रेखा पर दिखाएंगे कि बिंदु हमारा किस अक्ष पर है, एक्स पर है कि वाई अक्ष पे है। डन, इज इट क्लियर और नॉट, एक बार बता दो, जल्दी बता दो, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। अब मेरे भाई आगे बढ़ेंगे और हमारे पास अब प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। समझ में आ गया ना यहां तक। चलो अब देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति कोई एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह से बताएंगे। यानी कि कोई एक लैंप रखी हुई है यहां पर, इस लैंप की स्थिति को तुम किस तरह से बताओगे। मेरे भाई बताओ, इस लैंप की स्थिति को किस तरह से बताना चाहोगे। अगर बताना हो तो मेरे भाई तुम देख सकते हो, ये एक क्या है, टेबल है। एक टेबल ऐसे बनी हुई है। अगर मैं टेबल को यहां पर आपको दिखाना चाहूं तो टेबल कुछ ऐसे बनी हुई है, बनी। अब हमें यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यह जो लैंप है वो लेंथ इधर से ले रहा है 20 सेंटीमीटर और इधर से ले रहा है 35 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर हो पा रहा है क्या कि इसमें वो एक्स अक्ष किसको माना है। इस बिंदु पर अगर लैंप है तो अगर मैं इस हिसाब से मानूं कि ये मेरा एक्स अक्ष है तो ये वाई अक्ष है, यानी ये एक्स अक्ष का काम करेगा। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, 20 ही तो होगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा, और अगर ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा। और अगर मैं इस पॉइंट को अब अपना अक्ष मान के चलूं कि ये एक्स अक्ष है, यानी ये एक्स अक्ष हो गया, और ये वाले को मैं मान लेता हूं कि वाई अक्ष है, तो इस कंडीशन में आप इस स्थिति को क्या लिखोगे। हल में आप ध्यान से देखना, हल में लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी। लैंप की स्थिति क्या होगी बोलो। लैंप की स्थिति पहले एक्स अक्ष लिखते हैं फिर वाई अक्ष, तो 20 और इधर से 35, तो लैंप की स्थिति हो सकती है 20, 35। या क्यों मेरे भाई, जरूरी थोड़ा है कि यही एक्स अक्ष हो, क्योंकि हमें लैंप पता ही नहीं ना किधर से है। लैंप को घुमा भी तो सकते हैं, यानी ये वाला हमारा वाई अक्ष भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है, इसलिए इसकी स्थिति पलट भी सकती है, यानी हम इसको 35, 20 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसने लिखा नहीं है कि ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है। लैंप को हम किधर से देखें, ना तो आदमी पता है कि किधर बैठा है, इसलिए हमारा एक्स अक्ष ये होगा तो वाई ये होगा, अगर इसको हम एक्स मान रहे हैं तो वाई ये हो जाएगा। तो दोनों स्थिति पॉसिबल है। डन, चलो आते हैं आगे। हालांकि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। एक सड़क योजना बनाई गई है जो कि आप देख सकते हो, जो सड़क के केंद्र पर मिलती है, जो भी उसका केंद्र है वहां पर मिलती है। अब दोनों सड़कें जो है मेरे भाई, यहां पर ध्यान देखो कि दोनों सड़कें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है और पूरब से पश्चिम की दिशा में है। यानी कि दो सड़कें हैं, एक तो हमारी पूरब से पश्चिम की तरफ है, एक उत्तर से दक्षिण की तरफ है। देख लेते हैं जरा फिगर में, यहां पर देखो दो सड़कें हैं। एक देखो ये वेस्ट से ईस्ट है, मतलब ये आप पूरब से पश्चिम कह लो या पश्चिम से पूरब कह लो, और एक देख सकते हो ये नॉर्थ से साउथ है, यानी कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कह लो। और दोनों रेखाएं, दोनों जो क्रॉस सीन है वो एक दूसरे को पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से। 5-5 है दोनों, 5-5 दोनों खींचा गया। देखो 5-5 है दोनों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है ना कि दो मुख्य सड़कें हैं, तो मुख्य सड़क कौन सी है। मुख्य सड़क हमारी ये वाली हो गई, देखो ये हमारी मेन है, ये मुख्य सड़क हो गई, ये मुख्य है। ओके, इधर ये वाली मुख्य हो गई, ये वाली मुख्य है। तो इसके अलावा जो खींची है 5 ठो, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इधर भी 5 है, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है कि क्रॉस सीट है, कुछ इस तरह से क्रॉस कर रही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं, तो एक्स में देखो 1 हो गया, और फिर वाई में लिखते हैं। वाई में कितना है बोलो, एक्स में देखो 1 है और वाई में कितना, 1, 2, 3, इसलिए देखो ये पॉइंट का नाम 3 रख दिया, 3। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ध्यान से, एक्स में 2 है और वाई में कितना, 1, 2, 3, 4, सॉरी यहां से, ये तो मुख्य सड़क है, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, यानी इधर से देखो 5 है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो एक्स में 3 है और वाई में देखो 4 है। किस तरह से हर पॉइंट एक पॉइंट पर कट रहा है, यानी हर क्रॉस सीट एक ही है, कोई क्रॉस सीट रिपीट नहीं करेगा। एक यानी कि 1.3 यहां है तो और कहीं तुम्हें 1.3 नहीं दिखेगा, यानी एक क्रॉस सीट सिर्फ एक ही हो सकता है। डन। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कितनी क्रॉस सीट है जो कि 4, 3 माना जा सकता है। यानी इसमें अगर लाइन क्रॉस कर रही हैं तो क्या 4, 3 के कितने बन सकते हैं, 4, 3। तो मेरे भाई देखो एक ही 4, 3 यहां पर आपको दिख रहा है, इसके अलावा कहीं पर भी 4, 3 नहीं दिखेगा। 3, 4 और 4, 3 अलग अलग होता है।
x यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x 3 है, तो भैया सिर्फ एक ही बनेगी क्रॉस सीड। ऐसा तो है नहीं तुम्हारे गांव में चौराहा जो है वो एक चौराहा दो दो नाम रखा गया हो एक गांव में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी और गांव में रखा गया हो, लेकिन एक गांव के अंदर कोई चौराहा, मगर किसी चौराहे का नाम मान लो मौसी मोड़ है, तो एक ही चौराहा होगा जिसका नाम मौसी मोड़ होगा। दूसरे का मामा मोड़ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मौसी मोड़ है। इसलिए तो भैया एक ही क्रॉस सीड बनेगी, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक, केवल एक, केवल एक ही ऐसी क्रॉस सीड बनेगी। ओके, नेक्स्ट है कि कितनी क्रॉस सीड हैं जो 3,4 हैं। मेरे भाई अगर हम 3,4 की भी बात करते हैं, 3,4 की, तो मेरे भाई 3,4 एक ही है जो कि आप फिगर में देख सकते हो, इसके अलावा कोई और 3,4 नहीं मिलेगा, इसलिए इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक। कितनी क्रॉस सीड बनेंगी, केवल एक क्रॉस सीड। मतलब क्रॉस सीड मतलब होता है चौराहा बाबू, एक ही चौराहा बनेगा। डन, इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ गया होगा। हालांकि क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, मतलब आपके पेपर में भी नहीं पूछे गए, बोर्ड एग्जाम को छोड़ो, आपके स्कूल वाले सर ने भी आज तक के क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन जानते रहो कि चीजें कैसी हैं। स्कूल वाले टीचर तो इसकी स्किप भी कर देते हैं, ठीक है ना, बट स्किप नहीं करेंगे, हम चीजों को सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही रिपीटेड है तो इसको हटा देते हैं, वही चीज रिपीटेड को हटा देते हैं, ये हमारा रिपीटेड है, 2 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, हो गए। चलिए अब आते हैं अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस वाले से बहुत बनते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से, अब देखो हम प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं, 3.1 खत्म, ये 2 ही क्वेश्चन थे, अब 3.2 पे आओ, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा देख करके, देख रहा इतना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या होता है। मैंने अभी आप लोग को पीछे बताया था कि हमारे पास जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को जो कट करती हैं वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कट करती हैं। लेट्स से अगर मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, ये खींच दिया, और दूसरी जो है ये खींच दिया, ये खींच दिया, राइट, क्लियर है। तो आपको देखने पर पता चल रहा है कि एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, ये और ये एक दूसरे को 90 अंश कट कर दी ना, तो यही पूछ रहा है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन कह क्या रहा है, प्रेम से समझना तभी समझ आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कार्तीय तल को किसी स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है। मेरे भाई इस वाली रेखा को हम क्या बोलते थे, याद करो, इसी को तो मैंने नाम दिया था ना, क्षैतिज। क्षैतिज जो पड़ी हुई रेखा है उसको क्षैतिज बोलते थे, और जो ये रेखा होती थी इसको क्या बोलते थे, ऊर्ध्वाधर बोलते थे। याद कर बाबू, लेकिन असल में इनका नाम होता क्या है, असल में इन रेखाओं का नाम क्या है, तो आप जानते हो इस रेखा को हम बेसिकली एक्स अक्ष बोलते हैं ना, एक्स अक्ष, और इस वाले को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो बस क्वेश्चन ने यही हमसे पूछ रखा है कि जो क्षैतिज रेखा होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसके बेसिकली नाम क्या है। तो क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहां पर इसका हल जब लिखेंगे, हालांकि इसका हल नहीं होगा, इसका उत्तर होगा, और उत्तर में क्या लिखेंगे, उनके नाम क्या होंगे, तो लिखेंगे इसके हल में उत्तर में क्या लिखोगे, बोलो उत्तर में क्या लिखते हैं, स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो यहां पर लिखेंगे क्षैतिज अक्ष पहले है, तो देखो क्षैतिज अक्ष पहले है, तो क्षैतिज अक्ष को क्या लिखेंगे, तो क्षैतिज अक्ष को क्या लिखोगे, ऐसे आप लिख दो, क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष बेसिकली एक्स अक्ष, ठीक है। और बात करें ऊर्ध्वाधर अक्ष की, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर अक्ष बेसिकली वाई अक्ष, चेक कर लो। तो भैया क्षैतिज अक्ष हमारा एक्स अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष हमारा वाई अक्ष को बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, यही हमें बताना था, हमने बता दिया। अगला देखो कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का क्या नाम होता है। अब देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं तो इससे तल बनते हैं। एक ये होता है, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो इन तल को बोलते क्या है, अरे भैया चतुर्थांश ही तो बोल रहे हैं, उसके आगे तो जो चतुर्थांश उसका नाम दे रहे हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। मैं कहता हूं चलो चतुर्थांश जाना है, अरे भैया कौन चतुर्थांश जाओगे, इसलिए नाम दिया गया पहला चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय, लेकिन है क्या ये सब चतुर्थांश हैं। तो बेसिकली इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, इस क्वेश्चन के उत्तर में क्या लिखोगे, इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखोगे, चतुर्थांश क्या हो जाएगा, बोलो इस प्रश्न का चतुर्थांश क्या हो जाएगा, बोलो। तो इस प्रश्न का जो चतुर्थांश है वो हो जाएगा चतुर्थांश, उत्तर मतलब क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। इसके उत्तर को क्या लिखोगे,
चतुर्थांश। क्या बोलेंगे बाबू इसको? चतुर्थांश बोलेंगे। है ना बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, जायकेदार है। ओके, अगला देखो, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। भैया दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? तो तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। जहां पर एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। देखो इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और इसका निर्देशांक क्या होता है? इस बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, क्योंकि ना तो ये एक्स में जाता है ना वाई में जाता है, एक जगह चुप पे बैठा रहता है, ना तो इसे एक्स से मतलब ना वाई से मतलब, इसलिए इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। और ये किस पॉइंट पर है? तो देख सकते हो मूल बिंदु पर है, इसलिए इस लास्ट वाले का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूल बिंदु। आप लिख लोगे या लिख दूं? चलो लिख देता हूं, मूल बिंदु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? मूल बिंदु। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बता देना आपको आंसर। ठीक है सॉरी, क्लियर है? एक बार बता दो मेरे भाई अगर किसी कोई दिक्कत है तो, बाकी मैं पानी पी लेता हूं। एक बार जल्दी से लाइक कर दो जितने लोगों ने लाइक नहीं किया, और हाँ पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को देख लेना, ठीक है ना? नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी वन शॉट है देख लो। चलो, और पढ़ाई आप लोग की कैसी जा रही है कमेंट करके जरूर बता देना क्लास एंड होने के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं क्या? आइए आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं क्या है। अब देखिए इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें इस चित्र को देख करके बताना है कि आखिर निर्देशांक क्या होंगे, जिसका भी निर्देशांक पूछेगा। वो कह रहा है कि आकृति को देख करके बताइए कि आखिर इनके मान क्या होंगे। मेरे भाई ध्यान देखना, पहला है कि बी के निर्देशांक बता दो। किसके? बी के। तो यहां पे आइए मैं तुमको बी दिखाता हूं कहां पे है बी। यहां पे कहां तुम्हें दिख रहा है? तो मेरे भाई तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारा बी है, ये हमारा बी है। ओके, और हम बात करें ये, तो ये हमारा डी है, ये क्या है? हमारा सी है, ये ई है, इसको ई बोलेंगे, और बस ये यहाँ पे एम बैठा है, इसको एम बोलेंगे, ये एम है। और कुछ बच रहा है? चलो फिलहाल ये एच है, ये एच है। तो हुआ क्या क्या भाई? ए कहाँ है? ए तो दिख ही नहीं रहा इसमें, ए भी तो होगा ना भाई कहीं। बोलो क्या ए कहीं दिख रहा है इसमें? ए तो नहीं दिख रहा। बी हो गया, सी हो गया, डी डी हो गया, ई ई हो गया, एफ एफ भी तो नहीं दिख रहा भाई, एफ एफ नहीं दिख रहा, लेकिन जी दिख रहा है, जी यहाँ पे है, जी, ठीक है ना? और एच हो गया, आई नहीं दिख रहा, जे के एल, यहाँ पे एल है, ये एल है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे, हमारे पास क्योंकि बुक भी रखी है, हम बुक में देख लेंगे क्या दिक्कत है। चलिए अगर हम बुक में देखते हैं तो हमारे पास बुक में एल यहाँ पर दिया है, ठीक है। और अगर हम ई भी हो गया, एम भी हो गया, बस बेसिकली इतने ही दिए हुए हैं, एच भी हो गया, ठीक है, हाँ बस ठीक है, इतने ही दिए हुए हैं इसमें। और भी जो होगा अभी देखते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है लिख देंगे। आइए तो बी के निर्देशांक बताओ मेरे भाई। बी, अगर हम बी आपको बी के पास लेके चलें तो कैसे चलेंगे? बी पर, बी के पास, तो बी के पास यहां से आओगे, ये 5 आओगे, और फिर इधर जाओगे, देखो, और इधर जाओगे 2 जाओगे। ध्यान से देखो, अगर आपको यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ध्यान देखो, तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए यहां से हटाते हैं, पहले पहले हम x से जाते हैं, तो बेसिकली x में कितना है देख लो, x में आपके पास 5 है, और फिर y में जाते हैं तो y में कितना है? तो y में देख सकते हो 2 है। ध्यान देखो, x में 5 मिल गया और y में 2 मिल गया, तो 5 कामा 2 कितना हो जाएगा उत्तर? जल्दी बताओ इसका उत्तर कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? हालांकि हम ये निगेटिव वैल्यू पे है इसलिए माइनस में होगा, और ये y प्लस में है तो प्लस का 5 में, तो -5 कामा 2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई इस वाले का? तो इसका उत्तर हम लिख देंगे b के कोऑर्डिनेट्स -5 कामा 2, ठीक है ना? और आपको पता है ना, पहले वाले को भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि बोलते हैं। चलो अगला देखो सी के निर्देशांक, तो आइए सी पे चलते हैं। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी यहां पर है, पहले हम एक्स पे जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। एक्स में हमारे पास ये जाएंगे, और फिर वाई में आते हैं, तो वाई में आप देखोगे तो ये आएंगे, वाई में ऐसे। तो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे। पहले एक्स में गए कितना? +5 गए, और फिर वाई में नीचे आए हैं, तो वाई में कितना है? -5 तक, तो ये लो। और आप लोग देख सकते हो फिगर के अकॉर्डिंग भी, पहले प्लस में है फिर माइनस में है, तो चतुर्थांश में तुम 5 कामा -5, तो हमारा ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। किसके? सी के, 5 कामा -5। क्लियर है मेरे भाई? जल्दी बता दो
क्लियर हो रहा है ना चीजें? ओके। अब आइए कहता है कि -3 कामा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, यानी -3 और -5 किसके होंगे। अब याद करो, अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे मतलब दोनों ही बिंदु हमारे ऋणात्मक दिए हैं, भुज और कोटि, तो किस चतुर्थांश में होता है? तीसरे में होता है। तो हमें और चतुर्थांश से कोई मतलब नहीं, तीसरे में ही ये पक्का होगा बिंदु। तो तीसरे में ढूंढो -3 और -5 कहाँ है। तो देखो ये है -3 और ये है -5। ध्यान से देखो मेरे लाल, ध्यान से देखो, तुम्हें देखने को मिलेगा ये है -3 और ये है -5। यानी कि पहले हम लिखते हैं किसको, बोलो, पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस में -3 चाहिए, ध्यान से देखना, एक्स में -3 चाहिए, तो एक्स में -3 ये है और वाई में -5 ये है। यानी कि ये वाला बिंदु ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, 5 होंगे माइनस में। चेक करो, ये ध्यान देना है क्योंकि हमारा ये पॉइंट से यहाँ पे आ रहा है, तो ई बिंदु बना रहा है हमारा। हमारा कौन सा बिंदु है वो, तो उस बिंदु का नाम क्या है? ई बिंदु है। वो बिंदु का नाम क्या है बाबू? उस बिंदु का नाम ई है जो कि इस बिंदु को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है, डन है, समझ में आ रही है चीजें? चलिए, जिसको समझ में नहीं आया उसको आगे समझ में आएगा यहां पर। अब आइए 2 कामा -4। अब देखो 2 कामा -4 में बढ़ते हैं, तो पहले प्लस के साथ है, दूसरा वाला माइनस के साथ। प्लस और माइनस, बोलो किसको चतुर्थांश में? पहले प्लस फिर माइनस, तो पहले ये प्लस है और फिर माइनस, तो ये चतुर्थांश में जाएगा। तो चौथे चतुर्थांश के अंदर ये नंबर होगा। तो चौथे चतुर्थांश में ढूंढो कहां है, तो देखिए चौथा चतुर्थांश के अंदर ढूंढो -2 -4। तो एक्स में 2 और वाई में -4। तो देखो यहां पे गए यहां तक और वाई में यहां आएंगे, तो बेसिकली यही वाई लाइन होगी। यानी ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट कैसा है बोलो? x में 2 और y में -4, यानी इसके कोऑर्डिनेट 2 - 4। चेक करो ये कौन सा पॉइंट है? जी है। इस पॉइंट का नाम क्या है? ये देख सकते हो, ये पॉइंट का नाम हमने जी दिया था, जी लिखा है ना, आप लोग बुक में ध्यान लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली ये हो जाएगा, उस बिंदु का नाम है जी। ठीक है, बस अगला देखो, डी का भुज लिखो। अब मुझे अगर डी का भुज लिखना है तो पहले मैं डी के निर्देशांक लिख लूं, क्योंकि जब मैं किसी बिंदु के निर्देशांक लिखता हूं इस तरह से, तो जो पहले वाला होता है उसको भुज बोलते हैं और बाद वाले को कोटि बोलते हैं। पता है ना ये चीज? चलो, तो डी को भुज ढूंढने के लिए पहले डी के निर्देशांक ढूंढ लो कि डी है कहां पे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें डी मिल जाएगा। डी कहां है? तो डी हमारे पास है ABCD, यहां पर है डी, ये डी है बिंदु। देखो, तो डी के निर्देशांक बताने के लिए पहले एक्स एक्सिस बताते हैं। तो देखो एक्स में 6 तक गया है, वो भी प्लस का, और फिर वाई में भी प्लस का गया है 2 तक। तो 6, 2 जो हो जाएगा वो डी के निर्देशांक हो जाएंगे। ये हमारा डी है। ओके, तो डी के निर्देशांक क्या हो गया? 6, 2, 6, 2। अब 6, 2 के अंदर हमें सिर्फ भुज बताना है, तो भुज हमारा कितना है? 6 है। तो यहां पर हम लिख देंगे डी का भुज 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ऐसे लिखना है। डन। चलो अगला देखते हैं, बिंदु H की कोटि। अब H की कोटि ढूंढने के लिए H के निर्देशांक ढूंढ लो। H यहां पर है, H ये यहां पर है। H के कोटि ढूंढना है तो H का पहली बात एक्स एक्सिस ये वाला होगा, यानी कि 5 है ना, वो भी माइनस में क्योंकि इधर है। और y कितना है? देखो -3, ये लो, यही लिखेंगे ना, -5, 3। ओके, -5, 3 लिखेंगे। अब हमसे पूछा है कोटि, तो आपको पता है ये तो भुज होता है, ये कोटि होता है, तो कोटि कितना है? -3। तो इसका उत्तर हो जाएगा -3। तो भुज की कोटि मतलब इस नंबर की कोटि जो हो जाएगी H की, वो हो जाएगी -3। ठीक है, हमसे जितना पूछेगा उतना बताना है, पूरा नहीं बताना कि तुम भुज और कोटि दोनों लिख के आ जाओ। इस तरह में नंबर कट जाएगा, एक और नंबर नहीं मिलेगा। जो पूछेगा वही लिखना है। अब कहता है बिंदु L के निर्देशांक। L के निर्देशांक मतलब भुज और कोटि दोनों लिखना होगा। तो L के निर्देशांक ढूंढो, कहां पे है? L। ओके, आइए L पे चलते हैं। L कहां है? तो L यहां पर है बाबू, ये यहां पर L बैठा है, ये देखो। अब L के निर्देशांक लिखने के लिए आपको पहले x अक्ष जाना होता है, फिर y अक्ष। अब देखो ये तो किसी अक्ष पर है ही नहीं, मतलब किसी भी तल पे है नहीं, सिर्फ अक्ष पर है। तो जब कोई बिंदु किसी अक्ष पर होता है, दूसरे अक्ष की वैल्यू 0 होती है। भाई वो बिंदु किस अक्ष पर है? y अक्ष पे है। तो x में गब्बे नहीं भैया, वो कहता है ना हम y के अक्ष में बैठेंगे, हमें x में नहीं जाना। तो x की वैल्यू बेसिकली 0, और आपको पता है पहले हम x अक्ष ही लिखते हैं, तो x को 0 लेंगे, y में कितना तक गया? तो +5 तक, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि x तो गया ही नहीं है ना, इसलिए। समझ रहे हो? इस पॉइंट को समझना। अगर मान लो ऐसे पॉइंट होता, ये यहाँ पे 1, ये 2, 1, ये 2 और ये 3, अब ये पॉइंट यहाँ पर होता, तो इस पॉइंट पर है तो पहले x अक्ष लिखते हैं 3, और y गया ही नहीं तो y 0 ले लेंगे। तो मतलब कि अगर दो पॉइंट में से कोई एक बिंदु 0 हो जाता है तो एक जो होता है उसी अक्ष पर रहता है। जैसा ये y अक्ष 0 है तो x अक्ष पर ही रहेगा, यहाँ पर x 0 है तो y अक्ष पर रहेगा। ठीक है ना? अगर धन में है तो धनात्मक दिशा, अगर मान लो ऋण में होता तो ऋणात्मक दिशा हो जाता। तो ये भी ध्यान रखना है। चलो, तो हमें बताना L के निर्देशांक, तो क्या लिखेंगे? 0, क्या हो जाएंगे? L के निर्देशांक। तो L के निर्देशांक हो जाएंगे L 0, 5। ध्यान रखना,
क्योंकि एल है और वाई अक्ष पे नहीं, सिर्फ एक्स अक्ष पर नहीं गया, सिर्फ वाई अक्ष पर गया है, इसलिए ये नहीं लिखना, सिर्फ 5 लिख दो, 5 नहीं, 0 है ना, एक्स अक्ष नहीं गया तो 0 अक्ष, 0 माना जाएगा उसको। चलो आइए अगला बिंदु m के निर्देशांक, अगर हम m की बात करते हैं तो m यहां पर है, ये m है। अब m भी कहीं नहीं गया, यहीं पे बैठा है चुपचाप, तो ये पहले x अक्ष लिखते हैं, तो x कितना है, देखो x में आया है -3 तक और y में गया ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब मैं पूछूं ये किस अक्ष पर है, तो देख सकते हो x अक्ष दिया है, y अक्ष नहीं दिया, y 0 है, तो x अक्ष पर है सिर्फ। और x अक्ष की किस दिशा में, तो माइनस में, इसलिए बोलेंगे x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। कभी कभी पूछ लेता है कि मुझे बताओ कि 0,4 कहां पर है, तो कहेंगे ये x 0 है, y तो y अक्ष की धनात्मक दिशा। अगर ये ऐसे लिखा होता 0,-4 तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, नीचे ही बिंदु आएगा यहाँ पे, इस तरह से। चलो तो आइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर m के निर्देशांक, तो m के निर्देशांक तुमने देख लिया, क्या हो गया, -3,0, तो इसको लिख देंगे m, ब्रैकेट लिख देंगे -3,0। चेक कर लो मेरे भाई, क्लियर है भैया, इजी है कि नहीं ये बता दो, बढ़िया समझ में आ गया ना। इस तरह से हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे और हम लोग बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर लेते हैं। डन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस हमारे होते हैं फिनिश। ओके चलिए, अब हम लोग आएंगे प्रश्नावली 3.3 पे, और 3.3 जो है ये बहुत ही प्यारी और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसके अंदर भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर हमें अब चतुर्थांश बताना होगा, बिंदु दिए होंगे उसके चतुर्थांश बताना है कि वो बिंदु कहां पर है, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में है, पंचम, कैसे बताएंगे, साइन देख करके। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु दिए गए हैं। अक्ष पर तब होगा जब कोई एक पॉइंट 0 होगा, जैसा अभी मैं आपने पीछे दिखाया ना आपको, यहाँ पर हमने देखा क्या कि जब कोई एक बिंदु 0 होता है तो वो किसी अक्ष पर रहता है, या तो वो x अक्ष पर रहेगा या y अक्ष पर रहेगा। लेकिन अगर दोनों बिंदु दिए होते हैं, जैसा 6,2, 2,-4, कोई 0 नहीं है, तो वो फिर किसी न किसी चतुर्थांश में जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं इन सभी बिंदुओं को बताओ किस अक्ष पर है या किस चतुर्थांश में है, और साथ में कार्तीय तल इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित भी करो। और कहता है इसको कार्तीय तल में बना के उत्तर की जांच भी करो कि क्या सही है तुम्हारा पॉइंट। तो कोई दिक्कत नहीं, एक कार्तीय तल हम पहले से बना लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले से बना लेते हैं। ये लो, कह दिया है तो भाई बनाना पड़ेगा, ये लो, कौन सी बहुत बड़ी बात है। ये और ये हो गया हमारा एक अच्छा, और चलो हो गया, इसको हम बना देंगे, ये एक्स अक्ष है हमारा और ये वाई अक्ष है। ये चलो पॉइंट्स भी लिख देते हैं, पॉइंट ये हमारा 0 है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर भी लिख देते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पर भी 1, अलग अलग मत करना, सारे को एक ही में फिगर में दिखा देना, 4, 5 ऐसे, इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो अब आइए पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, आइए हल करते हैं एक एक को। हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, तो देख सकते हो -2,4, -2,4, याद करो -2,4, पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, तो तुम ध्यान से देखो -2, कहां पे आएगा, चलो जल्दी से बताओ, -2, -4 कहां आएगा, -2, -4, तो -2, x में -2 और y में 4, तो y में 4, तो यानी ये पॉइंट ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे आएगा, ये तो यानी ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -2,4, यही तो पॉइंट होगा ना, -2,4, राइट। और आप देख सकते हो द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे भी किस चतुर्थांश में है, तो लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। चलो आइए सेकंड क्या है, 3,1, आइए 3,1 को भी देखते हैं, 3,1 नहीं बल्कि -1, ओहो हो, चलो इसको आते हैं द्वितीय, अब ये वाला नंबर देखते हैं। हमारे पास नंबर दिया है 3,1, यानी x में 3 और y में -1, तो याद करो किस चतुर्थांश में जाता है, पहले प्लस फिर माइनस, तो चतुर्थांश में जाता है ना, ये याद करो, चतुर्थांश में जाता है ये, क्लियर है ना। ओके अब देखते हैं क्या सही में चतुर्थ में जाएगा, तो देखो x में 3 लेना है, ले लिए, और y में -1, तो y में -1 और x में ये 3, तो यह पॉइंट यहाँ पे आएगा। और ये पॉइंट का नाम क्या है, जल्दी बताओ, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, तो 3, -1, 3, -1 इस पॉइंट का नाम हो जाएगा। चलिए अगला देखिए हमारे पास है 1, 0,
वो भी माइनस में, क्या दिया है -1,0, तो -1,0। अब देखो याद करो मैंने क्या कहा था कि जब कोई एक पॉइंट 0 होता है तो वो अक्ष पर ही रहता है, तो इसका कौन सा पार्ट 0 है, y अक्ष, तो ये किस पॉइंट पर है, x पर, इसलिए लिखेंगे x अक्ष पर। ये किस पॉइंट पर होगा, तो x अक्ष पर, और x अक्ष की किस दिशा में, पूरा लिख दो, माइनस में है ना इसलिए लिखेंगे ऋणात्मक दिशा, अगर धन में होता तो धनात्मक दिशा लिखते, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। अब देखते हैं क्या सही में x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पे ये नंबर आएगा, तो आइए फिगर में देखते हैं, फिगर में देखते हैं इस चीज को, फिगर में देखो ध्यान से, -1,0, तो x में -1 जाएंगे, तो x में -1 ये आ गए, और y में गया ही नहीं तो ये पॉइंट यहीं रह जाएगा ना, तो इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा, -1,0। ये सिंपल है, ऐसे करना है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1,2, ये तो बहुत ईजी है, 1,2, तो 1,2 किस में जाएगा, दोनों ही प्लस में है, तो भैया प्रथम चतुर्थांश, ये तो पता है ना आपको, जब दोनों ही प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, कौन सा, प्रथम चतुर्थांश में। और जब प्रथम चतुर्थांश में तो आइए देख लेते हैं, x में 1 y में 2, तो x में 1 y में 2, ये लो, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, ये यही पॉइंट तो हो जाएगा हमारा 1,2। चेक कर भाई, हमने देखो उत्तर की जांच भी कर रहे हैं, अलग अलग मत बनाना सबके लिए, एक में ही दिखा देना सब कुछ, ठीक है। अगला देखो -3, -5 है, -3, -5, तो आइए इसको भी देख लेते हैं, -3, -5। चेक करो दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो किस चतुर्थांश में जाता है वो, याद करो तृतीय चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। अब ये जब तृतीय चतुर्थांश में है बाबू, तो कहता है चित्र में प्रदर्शित करो, आओ एक बच रहा है, तो -3, -5, तो x में -3 और y में -5, तो ये 5 यहाँ पे आएगा, ये लो, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -3, -5। चेक कर लो, हमारा उत्तर हो गया तृतीय चतुर्थांश वाला। अब मुझे एक बार ये बता दो कितने लोग हैं जिन्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, है ना, इस तरह से प्रदर्शित करना है। अगर हमारे पास बिंदु है तो प्रदर्शित करना भी सीख गए, प्रदर्शित है तो देख के बताना भी सीख गए। पीछे क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, तो आप देख लोगे x में -2 y में 4, तो -2,4, ये ध्यान देना है। पहले x अक्ष को ही लिखते हैं, बाद में y अक्ष को लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ना सारी चीजें, इज इट क्लियर और नॉट। मुझे लगता है कि एक वीडियो जो है 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगी, 1 घंटे भी नहीं जाएगी, मैं ज्यादा ही बता दिया, 1.5 घंटे। आइए चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। ये देखो प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष मतलब अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर के नीचे दी गई सारणी में दिए गए बिंदुओं को आलेखित कीजिए, मतलब दिखाना है। आलेखित मतलब होता है इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर, तो कहता है ग्राफ पे सही रिप्रेजेंट करो इस चीज को, नंबर को। तो देखो कह रहा है एक्स में हाईएस्ट 3 तक जा रहा है, वाई में 7 और 8 तक जा रहा है, तो ध्यान देना है। तो हमारे पास जो फिगर है वो ये बना हुआ है, इसमें दिखाना है सारे नंबर्स को। तो हमें पता है वाई में 8 तक दिखाना भाई, वाई में 8 तक, तो लिख लेते हैं भाई नंबर वाई में 8 तक। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8, इधर भी ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी तो ये -1 -2 -3 -4 -5। आपके पास तो ग्राफ होगा तो ग्राफ में मेजर कर लेना, मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। चलो अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को निपटा देते हैं। पहली कंडीशन में पॉइंट है x में -2 तो y में 8। पहली कंडीशन में जो पॉइंट है -2, 8 है, x में -2 और y में 8। देख लो ध्यान से, x में -2 लेना है, y में 8 लेना है। तो देखो x में -2, x में -2 और y में 8, यानी ये पॉइंट हमारा यहां पे कहीं आए, तो इस पॉइंट का नाम हमारा हो जाएगा -2, 8। ये लो रिप्रेजेंट कर दिए एक ठो, है ना, कितना आसान है रिप्रेजेंट करना। अगला है -1, 7। x में -1 और y में 7 लेना है, तो x में -1, तो x में -1, ये लो, x में -1 और इसमें 7 लेना है, ये लो, इसमें 7 ले लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट कहां पे आ गया, यहां पे। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम -1, 7। आप लोग अच्छे से लिख लेना, थोड़ा जगह कम है।
अगला देखो हमारे पास है 0,1.25। एक्स में 0 लेना है, तो जब कोई पॉइंट एक्स में 0 होता है तो वो फिर वाई अक्ष पर ही रह जाएगा, और वाई पे नेगेटिव दिशा में माइनस का 1.25। तो एक्स जीरो में, एक्स में 0 है, वाई में माइनस का 1.25 समथिंग, तो यानी कि 1 के बाद ही पॉइंट आएगा कहीं यहां पर, और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 0,1.25। ये ऐसे। अगर आपको दिक्कत हो तो एबीसी मान करके भी कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है? बोलो भैया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास दिया हुआ है, उस नंबर को भी देखते हैं। लेकिन एक काम हम चाहे तो कर सकते हैं यहां पर यार, इस चीज को थोड़ा सा अच्छा दिख नहीं रहा, हम यहां पर इसको अच्छा दिखने के लिए, इस पॉइंट का नाम क्या आया है, माइनस का 1,7, यही आया है ना। चलो हम इधर लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये हमारा 8 है, ये 7 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6, हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखेगा, राइट। अब देखो अगला, अगला हमारे पास है 1,3। एक्स में हमको 1 लेना है, वाई में 3, तो एक्स में 1 और वाई में 3, एक्स में 1 और वाई में 3, तो ये पॉइंट हमारा यहां कहीं आएगा, यही होगा पॉइंट, एक्स में 1 वाई में 3, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा एक्स में 1 और वाई में 3, ये लो लिख दिए। अगला देखो हमारे पास है एक्स में 3 वाई में -1, एक्स में 3 लेना है और वाई में -1, तो एक्स में 3 लो, तो एक्स में 3 और वाई में -1, यानी ये पॉइंट हमारा नीचे जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ये लो, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा एक्स में एक काम कर देते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं और इस पॉइंट को हम इधर लिख देते हैं। इस पॉइंट का नाम जो था वो यहाँ पे था, इस पॉइंट का नाम क्या था 0, माइनस का 1.25, इधर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आ गया, तो x में 3 और y -1, यस, तो 3, माइनस का 1 हो गया। ये लो, फिगर में हमने सारी चीजों को नोट डाउन कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आराम से हम लोग, हलवा है, आराम से कर लिए। अब मुझे बता दो कितने लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, हम किसी भी पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और हमने बड़े प्रेम से इन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर दिए, प्रेम से, ठीक है। आ गया ना समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें थी, चाहे वो पॉइंट्स को बताना हो, बिंदु क्या होता है ना, हमारे क्रमित युग्म क्या होता है, चाहे वो कार्तीय तल रहा हो या कार्तीय तल पर रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पॉइंट रहा हो, या पॉइंट रिप्रेजेंट है कार्तीय तल पर, तो उसे हम कैसे बताएंगे कि उस पॉइंट के नेमिंग क्या है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष किसको बोलते हैं, और जो है कि नहीं क्षैतिज अक्ष किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, और मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9th में जितनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है उससे ज्यादा 10th में इसकी है, इसलिए आपको 9th से ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। छोटा चैप्टर है, ये मत सोचना कि अरे हल्का है, हलवा है, मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, एक एक पॉइंट इसके रट डालना, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आराम से हम इस चैप्टर को कर लेंगे, बस एक बार और रिवीजन कर लेना। और आप देख सकते हो कि हमने इस क्लास को मैक्सिमम 55 या 53 मिनट के अंदर कर लिए, मान लो 55-56 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, खत्म हो ही गई, बस मेरे बकवास सुन लो, थोड़ा देर और हो गया, उसके बाद खत्म ही गई। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, और यूपी बोर्ड हाई स्कूल या यूपी बोर्ड क्लास 9th मैथ्स मतलब नितेश निराला सर, आप ये कमेंट जरूर करोगे। क्या लिखना है, यूपी बोर्ड, ये यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड हाई स्कूल, हाई स्कूल ही लिखो, यूपी बोर्ड हाई स्कूल, यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स मतलब, या मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर, नितेश निराला सर, ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है ना। और एक लड़का कम से कम 20 कमेंट करेगा, मिनिमम 20, ठीक है ना। टारगेट हमारा जो लाइक्स का है, लाइक का जो हमारा टारगेट है आज का, वो हमारा है करीब 300 प्लस, सॉरी 3K प्लस, ठीक है ना। और अगर हम कमेंट की बात करते हैं तो कमेंट्स का जो हमारा टारगेट है वो करीब 1K प्लस,
ये हमारा आज का टारगेट है और इस टारगेट को कंप्लीट करना है। जो भी कंप्लीट कर देगा मजा आ जाएगा। जिसका कमेंट मुझे सबसे प्यारा लगे उसको कमेंट करूंगा, उसके कमेंट को पिन कराऊंगा। और हाँ, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है कि बिंदु 2,4 किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम में होगा या फिर द्वितीय में होगा या तृतीय में होगा या फिर चतुर्थ में होगा। इतनी चीजें तुम्हें करना है। और हाँ, जितने भी लोगों ने क्लास 10th को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास 11th वाला जो मैंने दिखाया था उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहां पर भी आपसे रिलेटेड हम चीजों को बताते रहते हैं, ठीक है ना। आप इंस्टा पे हमको सर्च कर सकते हो, नितेश सर विद्याकुल, NITESHSIR विद्याकुल, ठीक है ना। आप यहां पर भी हमसे ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि यहां पर भी आपको क्लास 10th से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है हम देते रहते हैं। तो आप जाकर इंस्टा पे हमको यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो अब मेरे भाई इसको तो छोड़ो, अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तुम्हें कमेंट करके बताना है कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। करोगे ना सभी लोग कमेंट? एक बार जल्दी से बता दो, सभी लोग इसके आंसर को दोगे? वेरी नाइस। और ये जो भी मैंने आप लोगों को कमेंट्स बताए सारे कमेंट्स भी करोगे ना? सभी लोग को कमेंट्स करना है और करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 चैप्टर्स को हमने खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसका वन शॉट आएगा, लेकिन वो वन शॉट तभी आएगा जब आप हमारे इस टारगेट को कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। तो मजा आया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।